हाँ भाई, तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? इंथैल्पी के बारे में। अभी इंथैल्पी की कहानी ख़त्म नहीं हुई है। जस्ट आपने इंथैल्पी का इंट्रोडक्शन जाना है, लेकिन इंथैल्पी के बारे में कुछ और पढ़ें उसके पहले एक टॉपिक आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। और वो टॉपिक आपका है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है आप पहले ये समझ लीजिए। देखो, सपोज करिए कि अगर हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है ना, और हम चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, तो हमें क्या करना होगा? हमें इसको हीट देनी होगी। और जब हम हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो पहले टेम्परेचर कितना था, T1 था, अब बढ़ के कितना हो गया, T2 हो गया। तो जो टेम्परेचर में डिफरेंस है वो कितना होगा, डेल्टा टी हो जाएगा। ये बात समझ में आई इतनी? यानी जितनी अब डेल्टा टी कितना बढ़ेगा, तो ये डिपेंड करता है कि क्यू कितना आपने दिया। यानी एनर्जी जितनी ज़्यादा हीट देंगे, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट उतना ज़्यादा होगा। तो इन शॉर्ट ये बोलो कि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितनी ज़्यादा हीट दोगे, टेम्परेचर में होने वाला चेंज उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब कह रहे हैं कि अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे रखना पड़ेगा, जो कि होगा c, और c इंटू डेल्टा टी। अब ये जो c है, इसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी आप इसको डिफाइन करना चाहें तो c इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। ये इतनी बात समझ में आई? अब क्या है कि अगर हमें इसको डिफाइन करना है, तो हमने मान लिया कि सपोज करो कि डेल्टा टी जो है वो कितना है, 1 है, यानी यूनिटी है। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q। इसका मतलब हुआ कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए हम जितनी हीट देते हैं वही उसकी हीट कैपेसिटी कही जाती है। मीन्स अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन इज नोन एज द हीट कैपेसिटी। उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी हीट कैपेसिटी बोलेंगे। एकदम क्लियर है? याद रखना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के मास या कितना बड़ा कितना छोटा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहले अब आप लिख लीजिए हीट कैपेसिटी क्या है। तो हेडिंग आप लिखेंगे हीट कैपेसिटी। तो थोड़ा सा आप लिख लीजिए, व्हेन वी प्रोवाइड हीट when we provide heat to an object then its temperature rises, इसका टेम्परेचर बढ़ता है, and the change in temperature इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये टेम्परेचर है, बार बार लिख रहे हैं, आप पूरा लिखेंगे, इज डायरेक्टली, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। हमने कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर। और Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। ये लिख लीजिए। हियर C इज हीट कैपेसिटी। C क्या है? हीट कैपेसिटी है। ओके, C, ओके, इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस आर, क्योंकि देखो टेम्परेचर में अगर चेंज है तो चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, हमेशा बराबर होगा, है ना। और 1 केल्विन, देन Q इज इक्वल टू C।
Q और C आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप हीट कैपेसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये आपको मिल गया 10 हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज amount of heat required to raise the temperature of an object by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as its हीट कैपेसिटी, यानी उस ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी, याद रखना, जिसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी है हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी हो गई। अब यहाँ तक हमने कहीं भी ये नहीं बात की कि जो टेम्परेचर है वो कितना है, फ्री, और मास जो है वो कितना है। ठीक है, अब चलो भाई, हीट कैपेसिटी के बाद अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट। दूसरी हीटिंग आपकी हो जाएगी। इन पे न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाता है ना, तो बहुत बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में। तो स्पेसिफिक हीट क्या है, आप ये समझ लो। अब हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है। अब की बार मास को कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर आप इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर फिर से तो बढ़ेगा, टेम्परेचर में चेंज होगा। आप कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर में होने वाला चेंज है वो दो चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक तो कितनी हीट आपने सप्लाई की, है ना, एक तो कितनी हीट आपने सप्लाई की, और दूसरा उसका जो मास है वो कितना है। देखो, अब आप जरा पहले वाले से को कंपेयर करेंगे तो मामला थोड़ा ज़्यादा सही होगा। देखो, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि पहले क्या था, जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, टेम्परेचर के। लेकिन अब एक चीज़ की और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। भाई मास भी तो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट आपको देनी पड़ेगी। ये बात समझ पा रहे हैं आप कि इसका मास जितना, देखो अब पहले क्या था कि आप जितना ज़्यादा हीट देंगे उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन अब कह रहा है कि जितना मास होगा उसी प्रोपोर्शन में भी आपको हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि छोटा है तो कम हीट से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m और t इन दोनों के। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या रखेंगे, मान लीजिए कि इसको हटाएंगे तो आपका हो जाएगा क्या, c इंटू एम इंटू डेल्टा टी। अब ये जो c है आप इसको एक तरफ रख लिए तो c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे, c इज इक्वल टू आपको, यानी क्या मिला था आपको, q इज इक्वल टू c इंटू एम इंटू डेल्टा टी। तो जो आपका c है, अब आप इसको चाहे c माने या कई जगह आप इसको s भी मान सकते हैं, तो जो भी कुछ आप मानना चाहे मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर आप c इज इक्वल टू रखें तो q डिवाइडेड बाई m इंटू डेल्टा टी, ये मिल जाएगा। यहाँ पे अब जो c है ये हीट कैपेसिटी नहीं है, अगर आप इसको s रखते हैं तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट। क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमने मान लिया मास जो है वो 1 है, 1 ग्राम मान लीजिए, 1 kg, कुछ भी यूनिट ही मान लीजिए, और जो डेल्टा टी है ये भी क्या है, 1 है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर किस यूनिट मास, यूनिट मतलब 1 kg, 1 ग्राम, कुछ भी, तो यूनिट मास का कोई ऑब्जेक्ट हो और उसका टेम्परेचर आप यूनिट यानी 1 डिग्री या 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन आपको अगर बढ़ाना हो, तो जितनी हीट, यानी अब दोनों 1 1 हो गए तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना, जितनी हीट आप सप्लाई करेंगे वही उसकी स्पेसिफिक हीट कही जाएगी। स्पेसिफिक हीट को आप अगर आप F से माने तो हो गया ये
ये बात कुछ समझ में आई? मैंने क्या कहा कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट आप देंगे वो उसके मास की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगी ही। यानी जो हीट आपको देनी पड़ेगी टेम्परेचर राइज के लिए वो दो बातों पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अब इन दोनों को मिला देंगे तो आपको मिलेगा Q प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा टी, और जब आप इसको हटाएंगे तो Q इज इक्वल टू C इंटू एम इंटू डेल्टा टी। अब अगर ये दोनों यूनिटली हो जाएं तो Q और C आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट आप देंगे वही उसकी स्पेसिफिक हीट कही जाएगी, या कई बार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात आई क्लियर समझ में? तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। तो हीटिंग आपकी हो जाएगी स्पेसिफिक हीट। तो आप लिखिए व्हेन वी गिव और प्रोवाइड हीट टू एन ऑब्जेक्ट। अब की बार मास जो है हम लिखेंगे ऑफ मास m। क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी। टेम्परेचर क्या है उसमें इतना चेंज आ रहा है, तो देन तब होगा क्या? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा टी। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल का साइन है आप इसे हटाओ। जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को आप हटाएंगे तो मैंने क्या कहा, चलिए मान लीजिए Q इज इक्वल टू कैपिटल F लिख देते हैं। याद रखना कुछ भी लिखो आपको बस पता होना चाहिए, आप C भी लिख सकते हैं। ठीक है, m इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो S है ये क्या है? यही है स्पेसिफिक हीट। ये क्या है? स्पेसिफिक हीट। चलिए अब अगर मैं मान लेता हूँ इफ m इज इक्वल टू 1 ग्राम एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, देन C इज इक्वल टू या फिर Q इज इक्वल टू S, है ना। thus specific heat can be defined as specific heat can be defined as, कैसे डिफाइन करेंगे? तो चलिए amount of heat required to reach the temperature of unit temperature of an object। टेम्परेचर किसका? टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन is known as its specific heat। हम इसको क्या बोलेंगे? इसका स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये तो हो गया भाई। चलो ये स्पेसिफिक हीट। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक और प्रॉपर्टी की, और वो प्रॉपर्टी है क्या? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या? बहुत सिंपल सी बात है। हीट कैपेसिटी क्या है? मैंने कहा कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितना आप
हीट देंगे वही उसका क्या है, हीट कैपेसिटी है। अब आप देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट जिसका अभी तक कोई अमाउंट नहीं था, अगर ये 1 मोल हो, तो किसी सब्सटेंस के 1 मोल अमाउंट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट आप देंगे, देखो अभी आपने पढ़ा था कि स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू क्या था, क्या मिला था आपको, Q डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा टी, यही मिला था ना। अब मैं कह रहा हूँ कि जो अमाउंट है वो मास में ना हो के क्या हो जाए, मोल में हो जाए। अगर ये मोल में हो जाएगा तो जो स्पेसिफिक हीट है इसको हम क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी, और ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई, जहाँ मास है वहाँ पे नंबर ऑफ मोल इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। बस मास की जगह पे आप नंबर ऑफ मोल रख दीजिए, स्पेसिफिक हीट को क्या बोलने लगेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल आप लिखिए मोलर हीट कैपेसिटी। तो आप सिंपल ऐसे लिखिए, देखो हीट कैपेसिटी, जो आपका हीट कैपेसिटी है ना, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो आप मोलर हीट कैपेसिटी को आप डिफाइन करिए। अब हीट यानी जो मोलर हीट कैपेसिटी है, देखो हीट कैपेसिटी क्या होती है तो आपको पता है क्या होती है भाई, Q डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यही होता है ना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल भी हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी C, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। 10 यहाँ पे C क्या है, तो हियर C इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये हो गया आपका मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर लो, तो 10 मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज क्या है, amount of heat required, amount of heat required to reach the temperature of 1 mole amount of a substance, amount of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as molar heat capacity, is known as molar heat कैपेसिटी। उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला, मोलर हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल इनटू डेल्टा टी, ये हो गया भाई फॉर्मूला। ठीक है, मैं जितना गंदा लिख रहा हूँ इतना गंदा आप भूल के भी नहीं लिखेंगे, डेल्टा टी है ये। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं मोलर हीट कैपेसिटी कितने टाइप की होती है। तो टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, चलो मोलर हीट कैपेसिटी कितने टाइप की होती है, तो 2 टाइप की होती है। पर अब डायरेक्ट लिखिए, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। आप बोलेंगे क्यों, तो मैं एक लाइन बोलूँगा और आपको खुद समझ में आएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, 2 टाइप के होते हैं। अब 2 टाइप क्या हैं, देखो पहले आप समझ लो, अब इतना पोर्शन लिखना नहीं जितना बोल रहे हैं। Q डिवाइडेड बाई N इंटू डेल्टा टी कैसे डिफाइन करते थे, हीट मोलर हीट कैपेसिटी। तो आप बोलते थे ना कि किसी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट देंगे वही उसकी मोलर हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है, अब अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर, किसी सब्सटेंस के 1 मोल अमाउंट का टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पे
कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप किसी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री अगर आप इंक्रीज करते हैं तो जो मोलर हीट कैपेसिटी है उसको बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। इसी तरह अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं तो जितनी हीट सप्लाई करेंगे वो उसकी हो जाएगी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और जिसको हम क्या बोलेंगे CP। तो ये 2 टाइप की होती है, CV और CP। CV का मतलब है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और CP का मतलब है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो आप लिखें, यहाँ तक लिखा ना, 2 टाइप की है, तो उसमें पहली हेडिंग आप लिखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आप हेडिंग लिखेंगे। इसका सिंबल होता है CP, CP सफिक्स में होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट डिफाइन कर रहा हूँ, बस उसमें क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर जोड़ देना है बस। ओके, तो डिफिनीशन लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole amount of a substance by substance by 1 degree Celsius एट कांस्टेंट, ये बात, इतनी बात जोड़नी है, एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज, इज है ना, अरबी में हो गया है बट समझ जाइएगा, इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इस पूरे की जगह पे मैं CP लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हुआ। देखो CP इज इक्वल, देखो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई N इंटू डेल्टा T। अब जब ये कांस्टेंट प्रेशर पे है तो इसको P, तो यहाँ पे QP हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब आप बताओ QP इज इक्वल टू क्या होता है, याद है? तो आपको पता होगा QP इज इक्वल टू डेल्टा H होता है, याद है या नहीं? N इंटू डेल्टा T। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, चाहे ये वाला यूज करो चाहे ये वाला। ठीक है, चलो इसी तरह दूसरा एक टाइप इसका होता है। दूसरा जो टाइप है वो क्या है, मोलर हीट, एक मिनट इसे आप नोट करिए, मैं बताता हूँ। अब मैं दूसरा टाइप भी इसी में बना देता हूँ, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे नोट कर लीजिएगा, नहीं मेरी तरह आप मत मिटाइएगा। अब मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूँ समझिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब CV, C और V सफिक्स में, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, एंड CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो CV इज इक्वल टू QV हो जाएगा ना अब तो, डिवाइडेड बाई N इंटू डेल्टा T, और QV इज इक्वल टू डेल्टा U। ओके, ये हो गया आपका CV। ठीक है, तो ये हो गए हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी टाइप और स्पेसिफिक हीट। अब मैं आपको बता देता हूँ, चलिए सपोज करिए एक क्वेश्चन आप लिखेंगे, सॉरी एक क्वेश्चन आप लिखिए, लिखिए देखो 10 ग्राम, या सुनो 2.7 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम
requires 10 joule of energy to raise its temperature from 10 degrees Celsius to 15 degrees Celsius. Calculate heat capacity, heat capacity, specific heat and molar heat capacity ऑफ, ये तीनों चीज़ें आपको एल्युमिनियम की बतानी है। जबकि गिवन है मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू 27 ग्राम पर मोल। ओके, आप इसको सॉल्व करके अपना जो आंसर है वो मुझे भेजेंगे। ठीक है, तीनों चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। फॉर्मूला आप याद रखिए, ध्यान से सॉल्व करिए। ओके।